तो आज जैसा कि हमने शॉर्ट्स में डाला था कि आज हम क्लास 10 के सॉल्यूशन पे चलेंगे, उससे भी पहले हमें सबसे पहले हमको बेसिक जानना जरूरी होगा, क्योंकि बेसिक अगर हमें पता नहीं होता है तो सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इससे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। हमारा पहला चैप्टर में दिया हुआ है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वास्तविक संख्या से। ये देखिए, मैंने पहले ही से नोट्स बना लिया ताकि लिखे तो ज़्यादा टाइम ना लगे। बाकी सारे क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या, तो उससे भी पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि संख्या क्या होती है। तो संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो संख्या दो प्रकार की होती है और कौन कौन, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और काल्पनिक संख्या के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको इस काल्पनिक संख्या के बारे में 11th क्लास में पढ़ना है। तो हमको फोकस करना है किस पे, ये प्राकृतिक संख्या, ये वास्तविक संख्या में, कि वास्तविक संख्या में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या जो वास्तविक संख्या में आती है। तो पहला है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। ये सारी संख्याएं किसमें डाली जाती है, तो वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में एक ही डिफरेंस है कि वास्तविक संख्या का अपना अस्तित्व होता है, जबकि काल्पनिक संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक काल्पनिक संख्या के बारे में बताया कि x² + 2 = 0, ठीक है। यहाँ पे +2 है, बराबर की उधर जाएगा तो -2, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम जब 11th क्लास में पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 10th क्लास में, तो 10th क्लास के बराबर ही पढ़ते हैं। तो हम सबका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या ये वगैरह वगैरह सब क्या है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या की हमारे नेचर में, प्रकृति में जो भी संख्याएं पाई जाती है वो सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हम प्राकृतिक संख्या n, तो जितनी भी है एक गिनती के लगातार संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसा शुरू से ही हम लोगों ने क्या किया है, डेफिनेशन पढ़ा है। गिनती के लगातार संख्या को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि 1 2 3 4 5 ये संख्या है इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी संख्या किसकी हो गई, तो प्राकृतिक संख्या की। अगला दिया हुआ है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या, तो ये वही चीज है कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 4 अनंत तक जाएगा, साथ में इसमें क्या ऐड कर देना, सिर्फ 0। अगर 0 0 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, तो पूर्ण संख्या। अगला है पूर्णांक संख्या। वैसे पढ़ना तो अपरिमेय है, लेकिन उससे भी पहले हमको क्या पढ़ना है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों, तो आपको पता चलेगा गिनती के लगातार संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। उसी तरीके से पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक दोनों ही संख्या ऐड कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो वो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि 0 1 2 3 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 ये भी इधर तक इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि परिमेय संख्या। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्या। ये भी ध्यान रखना है कि उसका q, यहाँ पे q क्या होता है, परिमेय संख्या में q को कहते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं, हर। तो ये q = 0 नहीं होना चाहिए। और क्या क्या शर्तें हैं, तो q, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। अभी बताया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने इसके पहले ही पूर्णांक संख्या समझा दिया ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। वैसे हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में 6 7 से ही पढ़ना है, लेकिन हम लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो ठीक है, p और q पूर्णांक होती है। p और q कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्या आपको पता है कि धनात्मक और ऋणात्मक होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि q क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। q शून्य हो जाएगा, ठीक है, लेकिन q को नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हो कि p और q का मसा 1 होना चाहिए। अगर p और q का हम मसा निकालेंगे तो इसका मसा कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल मिले कि 1/5, तो 1 क्या है, पूर्णांक संख्या, और 5 भी क्या है, पूर्णांक संख्या। और p/q के रूप में ये अंश और हर के बारे में लिखे, तो हम यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक ऋणात्मक संख्या ले लिया, एक धनात्मक संख्या। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि 2 और 5 का हम मसा निकालेंगे तो 1 नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एकदम हम सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो -1/5 आएगा, और 1 और 5 का आप मसा निकालेंगे तो इसका भी मसा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/0 लिखा है, तो 1 और 1/0 लिखा है, तो बताइए क्या ये परिमेय होगी, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके q में क्या, q बराबर क्या दिया हुआ है, 0। अगर उसी तरह 1 अगर हम 5 लिखे तो ये परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए और p 0 है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे दिया हुआ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या विपरीत इसके होती है परिमेय के, जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जितने भी अभाज्य संख्या है उसको रूट में डाल दिया जाए तो वो कैसी बन जाएंगी, तो अपरिमेय संख्या। तो √2 √3 √5 √7 ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। वैसे ये वाली संख्या क्या होती है, ये सभी संख्याएं क्या हुई, अशांत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये बढ़ती ही जाएंगी, तो ये भी अपरिमेय
में संख्या हो जाएंगी। आगे हम लोग के इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में हमको इसमें ओरिजिनल पढ़ना हमको है क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, इस परिमेयिका द्वारा हम किसका निकालते हैं, तो म सा निकालते हैं इससे, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें दो संख्याएं होती है, एक मान लेते हैं A और एक B, और यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या देते हैं यूक्लिड साहब ने, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे Q क्या होती है, भागफल, और R क्या होती है, तो शेषफल होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो R है वो B से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए, फिर 0 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं कि दो संख्याएं हैं मेरे पास, एक हो गया 5 और एक हो गया 2। तो यहाँ पे 2 एक संख्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि A हमेशा B से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो A मान लेते हैं 2 और B क्या हो जाएगी, A मान लेते हैं 5 और B क्या हो जाएगी, तो 2। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पे अगर सजाएंगे तो A बराबर BQ प्लस R होता है, यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिख दिया है। तो A बराबर हम क्या लिखेंगे, B बराबर 5, A बराबर 5 और B बराबर 2 लिख दिया। और यहाँ पे Q क्या लिखे, R क्या लिखे, तो अभी बताया कि R बराबर क्या होता है, शेषफल, और Q बराबर क्या होता है, भागफल। तो यहाँ पे 2 में 5 से भागा दे देंगे, 5 में 2 से भागा दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में जाएगा, तो 2 दूनी का 4, यहाँ पे भागफल क्या बच गया 2, और शेषफल कितना बच गया 1। तो Q की जगह पे रख देंगे 2 और शेषफल की जगह पे क्या रख देंगे 1। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और इस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।